नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 4 में, जहां हम चैनल कोडिंग के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इस लेक्चर के पार्ट में मैं लीनियर ब्लॉक कोड्स के बारे में और आपको जानकारी प्राप्त कराऊंगा। तो जैसे हमने लास्ट के फ्यू लेक्चर्स में पढ़ा था एरर कंट्रोल कोड्स के बारे में, मोटिवेशन पढ़ा था एरर कंट्रोल कोड्स के बारे में, फिर हमने एक बेसिक एग्जाम्पल देखा था लीनियर ब्लॉक कोड का। हमने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था लीनियर ब्लॉक कोड के बारे में, और हमने एक गाल्वा फील्ड के बारे में भी पढ़ा था। गाल्वा फील्ड जो एक फाइनाइट फील्ड है जिसमें जो दो ऑपरेशन से डिफाइंड होते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, उसी फील्ड के नंबर्स पे एप्लीकेबल होते हैं। तो हमने गाल्वा फील्ड के बारे में पढ़ा था, और गाल्वा फील्ड को, खासकर गाल्वा फील्ड 2 के बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि आप जैसे n डायमेंशनल कोड वर्ड है उसको किस तरह से आप विजुअलाइज कर सकते हैं, और जो k डायमेंशनल कोड वर्ड्स है वो कैसे n डायमेंशनल कोड वर्ड्स के सबस्पेस में आते हैं। और हमने सबस्पेस का डेफिनेशन भी डिफाइन किया था लीनियर ब्लॉक कोड के कंटेक्स्ट में, और उसी के माध्यम से हम आज का लेक्चर उसके आगे हम आज का लेक्चर और कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे हमने बनाया था कि ब्लॉक कोड, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, एक ब्लॉक कोड को लीनियर कोड हम तभी बोल सकते हैं बेसिकली जब एक मैपिंग होती है k इंफॉर्मेशन बिट्स की n कोड वर्ड सिंबल्स पे, और ये एक लीनियर मैपिंग है, 1-to-1 मैपिंग है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, ये 1-to-1 मैपिंग है k बिट कोड वर्ड से k बिट मैसेज से n बिट कोड वर्ड के को लेके। और ये कोड जो लीनियर ब्लॉक कोड की एक खास विशेषता है, इसमें कोई मेमोरी नहीं है। जैसे आपने जो n बिट मैसेजेस जैसे 100 या 101, अगर 3 बिट मैसेजेस की बात करूंगा, उसे आप अगर 6 बिट कोडवर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक 1-to-1 मैपिंग होती है, एक मैसेज बिट्स में और एक कोडवर्ड के बीच में। उसके अलावा हमने एक कॉन्सेप्ट भी डिफाइन किया था जो लीनियर ब्लॉक कोड के कंटेक्स्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे हम सबसेट S ऑफ Vn इज कॉल्ड अ सबस्पेस। हम एक सबसेट S को Vn का सबस्पेस तभी बोल सकते हैं जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, और ये दो कंडीशन लीनियर ब्लॉक कोड्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला कंडीशन ये है कि ऑल जीरो वेक्टर शुड बी इन द सेम सबस्पेस, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है, अगर मैं कोई वेक्टर उस सबस्पेस का ऐड करूंगा, जो तीसरा वेक्टर जनरेट होगा वो उस सबस्पेस का ही पार्ट होगा। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल देखा था, जैसे हमने 4 कोड वर्ड्स देखे थे। जैसे V1 हमने देखा था 000, अगर मैंने लिया, V2 लिया 1010, V3 लिया 0101 और V4 लिया 1111। तो ये हम देख सकते हैं ये एक सबसेट है एक Vn स्पेस का, जिसमें 2 to the power 4 16 एलिमेंट्स है। हम ये 4 जो एलिमेंट्स है V1, V2, V3, इट्स अ सबसेट ऑफ बिगर स्पेस V4। ये सबसेट क्यों है कि इसमें हम देख सकते हैं कि 00 वेक्टर भी है, ये पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। और अगर मैं कोई और दो वेक्टर को ऐड करूंगा, फॉर इंस्टेंस अगर मैं V2 प्लस V3 करूंगा तो मुझे V4 मिल जाएगा, और सिमिलरली V1 प्लस V2 करूंगा तो मुझे V2 मिल जाएगा, सिमिलरली V3 प्लस V4 करूंगा तो मैं V2 मिल जाएगा। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि कोई भी आप दो वेक्टर को ऐड करोगे तो तीसरा जो वेक्टर जनरेट होगा वो उसी सबसेट का पार्ट होगा। और ये जो कंडीशंस है ये हमें लीनियर ब्लॉक कोड को विजुअलाइज करने में योगदान देते हैं। चलिए हम आगे इसके बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसके जैसे हमने डिफाइन किया लीनियर ब्लॉक कोड्स, तो लीनियर ब्लॉक कोड्स को हम के लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड टुप्लेक्स के माध्यम से भी लिख सकते हैं। तो इससे हमें यह फायदा हुआ कि जो आपके जो कोडवर्ड्स है, जो आपने जो के बिट मैसेजेस को n बिट कोडवर्ड्स में कन्वर्ट किया है, तो उसे आप बेसिकली आराम से कोई 3 मतलब के लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के माध्यम से भी लिख सकते हैं। तो जैसे हमने बताया है कि सेट ऑफ के लीनियरली एंड टुप्लेस, जैसे V1, V2, Vk, के जो नंबर ऑफ बिट मैसेजेस है, इस केस में 3, अगर मैं k = 3 रखूंगा तो V1, V2, V3 हो जाएगा। सो दैट ईच कोड वर्ड इन n टुप्लेस सबस्पेस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2 एंड Vk। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बेसिकली इससे मेरा तात्पर्य यह है कि आपको जो के कोड वर्ड्स है, बेसिकली जो के बिट कोड वर्ड्स है, इन टोटल आपके के बिट्स, टोटल नंबर ऑफ कोड वर्ड्स आपके 2 to the power k हो जाएंगे। अगर मैं k की वैल्यू 3 लूं तो टोटल कोड वर्ड्स आपके 8 कोड वर्ड्स हो जाएंगे। तो आपको 8 कोड वर्ड्स जनरेट करने के लिए आपको बेसिकली 8 कोड वर्ड्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमें बस 3 एक लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड टुप्लेस चाहिए, 3 इसमें अगर मैं बात करूं 6 बिट टुप्ले चाहिए, ताकि आप हर एक कोडवर्ड को वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन के माध्यम से रियलाइज कर सकते हैं।
Hence each of the set of the 2k code words can be expressed as, आप हर एक कोड वर्ड को इस माध्यम से इसके द्वारा लिख सकते हैं। समझिए एक U एक कोड वर्ड है, तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा V2, V1, V2 और VK का। और एक लीनियर कॉम्बिनेशन किस तरह से करेंगे वो डिपेंड करेगा आपके मैसेज में कौन से बिट्स है। जैसे मैसेज बिट्स इन दिस केस, अगर जैसे मैं बात करूं मैसेज इस केस में M1, M2, MK, अगर K बिट मैसेजेस है, आपको K बिट मैसेजेस से एक N बिट कोडवर्ड जनरेट करना है, तो बेसिकली आप सिंपली जो M बिट मैसेजेस को जो K लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है उसके कॉम्बिनेशन से आप आराम से जनरेट कर सकते हैं। इसके बारे में हम और अत्यधिक जानकारी और इसको और अत्यधिक अच्छी तरह से हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। चलिए इसके बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसे जो के लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है उसे जनरली हम जनरेटर मैट्रिक्स के माध्यम से लिखते हैं। तो जनरेटर मैट्रिक्स का अगर आप फॉर्म देखोगे, ये बेसिकली k इंटू n का फॉर्म है। k जो है नंबर ऑफ रोज है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, k इंटू n जनरेटर। सो k जो है वो नंबर ऑफ रोज है और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो k जो है नंबर ऑफ रोज है, आपको दिख रहा होगा, और n जो है नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो बेसिकली अगर मैं k की वैल्यू 3 रखूं और n की वैल्यू 6 रखूं, तो ये 3/6 का एक मैट्रिक्स हो जाएगा जिसमें 3 रोज है और 6 कॉलम्स है। ओके, और जैसे मैंने पहले बताया कि आपके जो 2 टू द पावर k कोड वर्ड्स है, कोड वेक्टर्स है, वो आप बेसिकली ये जो जनरेट मैट्रिक्स के माध्यम से इस कैन बी एक्सप्रेस अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेक्टर्स। तो ये आप जो 2 टू द पावर k कोड वेक्टर्स है, जैसे k की वैल्यू अगर मैंने 3 लिया तो 8 कोड वेक्टर जो है आप इन जो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है उसके माध्यम से आप उसके बेसिकली सम के माध्यम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और मैसेज सीक्वेंस जैसे मैंने बताया वो 1, वेक्टर है। k जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अगर 3 लिया है तो 1, यानी 1, 3 वेक्टर होगा। तो बेसिकली आप हर एक कोड वर्ड, अगर हर एक कोड वर्ड u जो है बेसिकली आप एक सिंपली m इंटू g के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। तो हर एक कोड वर्ड, जैसे आपके 8 कोड वर्ड से टू द पावर 3 यानी 8 कोड वर्ड्स है, अगर मैं k की वैल्यू 3 ले रहा हूँ तो अगर 8 कोड वर्ड्स है तो बेसिकली आप मैसेज सीक्वेंस को जब ये जनरेटर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली आप हर एक 8 कोड वर्ड आराम से जनरेट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से आप जो लीनियर ब्लॉक कोड के जो कोड वेक्टर्स है उसे जनरेट कर सकते हैं जस्ट बाय सिंपली आप m जो मैसेज बिट्स है उसे g से मल्टीप्लाई करेंगे जनरेटर मैट्रिक्स से, आप एक कोड वर्ड जनरेट कर सकते हैं। और हर एक कोड वर्ड जैसे मैंने बताया ये लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं, ये जो जनरेटर मैट्रिक्स के जो रोज है उनका एक। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया कोड वर्ड कोरस्पॉन्डिंग टू मैसेज m, हर एक कोड वर्ड एक मैसेज के कोरस्पॉन्डिंगली आप इस तरह जनरेट कर सकते हैं u इक्वल टू m इंटू जी। m जो जैसे पहले बताया m जो है वो मैसेज वेक्टर है, m जो है वो एक मैसेज वेक्टर है, और g जो है जैसे मैंने पहले बताया वो है जनरेटर, वो है जनरेटर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैंने उस फॉर्म में लिखा हुआ है जो M2, M3 और V1, V2, V जो अलग अलग जो बेसिकली रोज है जनरेटर मैट्रिक्स के V1, V2, V के जो रोज है जनरेटर मैट्रिक्स को उसको इस फॉर्म में मैंने लिखा। तो V1 जो है वो फर्स्ट रो ऑफ G, जनरेटर मैट्रिक्स को हम G से डिनोट कर रहे हैं। V2 जो है वो सेकेंड रो है ऑफ G एंड V के जो है वो केथ रो ऑफ G। तो हर एक मैसेज वेक्टर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं M1 इंटू V1, M2 इंटू V2 प्लस 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 MK इंटू VK। तो हर एक कोडवर्ड को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो जैसे बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया अगर K की वैल्यू 3 है बेसिकली, यानी इसमें 3 रोज आ जाएंगे जनरेटर मैट्रिक्स के और मैसेज में भी 3 बिट्स आ जाएंगे मैसेजेस के। तो आप जस्ट एक सिंपली मल्टीप्लाई करके आप एक हर एक कोडवर्ड को जनरेट कर सकते हो। समझे मैसेज बिट्स अगर 0000 है तो बेसिकली आपका पहला कोडवर्ड जो होगा वो 000000 होगा। सिमिलरली सेकंड कोडवर्ड आपका कुछ कोई और कॉम्बिनेशन है, जैसे 001 है तो 001 या मल्टीप्लाई को M1 0 होगा, M2 0 होगा और M3 1 होगा। सिमिलरली V1, V2, V3 से मल्टीप्लाई करके एक अलग कोडवर्ड आराम से जनरेट कर सकते हैं।
और इसके लिए हम बेसिकली एक फंडामेंटल रूल्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो आपने कोई और लीनियर अलजेब्रा कोर्स में या कोई भी मैथमेटिक्स कोर्स में पढ़ा होगा, तो रो वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स इज ऑलवेज गिव्स अ रो वेक्टर। ये बहुत सिंपली आप दिखा सकते हो। रो वेक्टर से मेरा तात्पर्य ये है, जैसे कोई रो वेक्टर अगर मैं लेता हूँ, अगर कोई रो वेक्टर जैसे 1, 1 k कोई रो वेक्टर है, और अगर मैट्रिक्स k इंटू n है, तो बेसिकली आप इन दोनों का अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो तो बेसिकली जो आउटपुट मिलेगा वो एक रो वेक्टर मिलेगा 1 इंटू n। तो ये मैंने पहले सेंटेंस समझाया है। सेकेंड सेंटेंस का तात्पर्य अगर मैट्रिक्स कोई कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करता है तो उसका आउटपुट भी एक कॉलम वेक्टर होता है। तो अगर एक मैट्रिक्स की मैं बात करूँ, फिर से वही मैट्रिक्स है, तो k इंटू n अगर मैं लिया एक मैट्रिक्स और मैंने मल्टीप्लाई किया एक रो वेक्टर से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया एक रो वेक्टर से k इंटू 1, तो बेसिकली मुझे इसका जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किया n कॉम इंटू 1 से, तो बेसिकली इसका मुझे आउटपुट मिलेगा k इंटू 1। तो बेसिकली ये बहुत सिंपली मैं दिखा सकता हूँ। तो जैसे मैं फिर से इसको दर्शाने की कोशिश करूँगा कि अगर आपने समझिए एक रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर को अगर मैं अगर समझिए कोई रो वेक्टर है, कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हैं, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ रो वेक्टर को 1 इंटू k, और ये एक मैट्रिक्स है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इस तरह के, और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ k इंटू 1। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट जो आएगा वो एक रो वेक्टर होगा 1 इंटू n का। अगर मैं पहले एक मैट्रिक्स से समझिए, अगर उसका कुछ फॉर्म इस तरह का है k इंटू 1 n, और मैं एक रो वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, अगर एक रो वेक्टर से n इंटू 1, तो इसका जो आउटपुट होगा वो बेसिकली एक कॉलम वेक्टर होगा k इंटू 1। तो ये बहुत सिंपल फंडामेंटल रूल्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। इसका हम प्रयोग भी करेंगे आगे जाके, तो बट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैंने ये दिखाया है। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, आप कोई भी कोड वर्ड किस तरह जनरेट कर सकते हो। मैसेज जो बिट्स है उसे आप जनरेटर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, उससे आप बेसिकली एक कोड वर्ड जनरेट कर सकते हो। तो मैसेज बिट जो है वो एक रो वेक्टर है, और जनरेटर मैट्रिक्स जो है वो जनरेटर मैट्रिक्स जो k इंटू n जैसे हमने देखा था, तो आपका जो कोड वर्ड लेंथ जो आउटपुट में निकलेगी वो निकलेगी 1 इंटू n। तो सिंपली है, बहुत सिंपली है, सिंपल मैं दिखा सकता हूँ। जैसे अगर मैसेज वेक्टर की लेंथ 1 इंटू k है और जनरेटर मैट्रिक्स की लेंथ k इंटू n है, तो बेसिकली जो आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा 1 इंटू n बिट कोड वर्ड आपको आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है जनरेटर मैट्रिक्स का? तो जैसे हमने देखा, जनरेटर मैट्रिक्स में आप बस लीनियरली इंडिपेंडेंट जो रोज है उसे ही स्टोरेज के लिए यूज़ करते हो। तो आपको n बिट कोड वर्ड जो कोडवर्ड्स और टू द पावर k कोडवर्ड स्टोरेज की जगह बस आपको k लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को स्टोरेज करने की आवश्यकता होती है। तो स्टोरेज इज ग्रेटली रिड्यूस। नाउ द इनकोडर नीड्स टू स्टोर ओनली द k रोज ऑफ g इंस्टेड टू द पावर k कोड वेक्टर्स ऑफ द कोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर समझिए k की वैल्यू 3 ऐसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर k की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, समझिए 90 है या 100 है, उस केस में आपकी स्टोरेज काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। तो हमने जैसे एग्जांपल देगा, k की वैल्यू अगर 3 है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ कोड वर्ड्स आपके इस केस में 8 हो जाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग 8 कोड वर्ड्स आपको बस 3 जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है उसे स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती है, और उसके माध्यम से आप पूरे बाद बाकी 8 कोड वर्ड्स एक लीनियर कॉम्बिनेशन के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा इसका एक प्रॉपर्टी ये होता है द k वेक्टर्स ऑफ g, जैसे k वेक्टर्स हम देखा था v1, v2 और vk are linearly independent, so they will span the k dimension of space associated with the दो बार रिपीट हो गया गलती से, associated with the 2 to the power k कोड वर्ड। सो बेसिकली क्योंकि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और उसकी रैंक जो जनरेटर मैट्रिक्स की रैंक जो होती है वो k होती है, रैंक k होती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा g एज अ रैंक k। तो बेसिकली ये पूरा स्पैन कर लेता है k डायमेंशनल सबस्पेस को। तो इसके माध्यम से आप जो 2 to the power k कोड वर्ड्स को आराम से जनरेट कर सकते हैं। Since the set of basis vectors for the subspace is not unique, जो set of basis vectors हमने देखा था k सबस्पेस का वो यूनिक नहीं है, तो जनरेटर मैट्रिक्स भी यूनिक नहीं है। जनरेटर मैट्रिक्स के भी सेम ही कोड वेक्टर्स के लिए आप डिफरेंट जनरेटर मैट्रिक्स भी का प्रयोग भी कर सकते हैं, वो यूनिक सोल्यूशन नहीं है उस केस में। चलिए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे g की वैल्यू यहाँ दी हुई है v1, v2, v3, तो g की अगर आप साइज देखोगे तो वो है
k इंटू एन को मैं इस माध्यम से लिख सकता हूँ 3 इंटू 6 के माध्यम से मैं लिख सकता हूँ। जो V1 है फर्स्ट रो है, V2 है सेकंड रो है, V3 है सो ये बेसिकली k बिट मैसेजेस यानी 3 बिट मैसेजेस और n बिट कोडवर्ड यानी 6 बिट कोडवर्ड। तो मैं इसे इस माध्यम से लिख सकता हूं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे मैसेज में 3 बिट्स है और आपके आउटपुट पे जो मिलेगी वो 6 बिट कोडवर्ड मिलेगी। और ये हमने ये भी देखा कि V1, V2, V3 जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और इसमें 2 प्रॉपर्टीज और मैं बताना चाहूँगा जी के कंटेक्स्ट में। जी कंटेक्स्ट में पहला एक प्रॉपर्टी है क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इसकी जो रैंक होगी, जी की जो रैंक होगी, रैंक इज 3। जी की जो रैंक है वो 3 है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है कि जो V1, V2, V3 इसमें से कोई भी वैल्यू, कोई भी जो वेक्टर है वो 0 नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी रैंक 3 आपको मेंटेन करनी है। और इसके अलावा इसमें जो कोई भी जो 2 वेक्टर्स है वो सेम नहीं हो सकते। V1 शुड नॉट बी इक्वल टू V2, V2 शुड नॉट बी इक्वल टू V3 एंड V3 शुड नॉट बी इक्वल टू V1। तो ऑब्वियस सी बात है कि तीनों वेक्टर्स एक सेम नहीं हो सकते। इसकी वजह से इसकी रैंक 3 है और ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इसके माध्यम से आप कोई भी कोडवर्ड U जनरेट कर सकते हैं। तो समझिए हमें एक कोडवर्ड करस्पॉन्डिंग टू दिस मैसेज सीक्वेंस 10110 जो यहाँ दिया हुआ है, 3 बिट मैसेजेस जो दी हुई है इसके करस्पॉन्डिंगली हमें n बिट कोडवर्ड जनरेट करना है। तो हम इसे सिंपली इस तरह से जनरेट कर सकते हैं U इक्वल टू एम जी। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि m को जब आप g से मल्टीप्लाई करोगे, g जो जनरेटर मैट्रिक्स है उससे आप एक कोडवर्ड जनरेट कर सकते हो। और m की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, m की वैल्यू दी हुई 110 और g की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो दी हुई है 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1। हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमें एक वैलिड कोडवर्ड मिल जाएगा। तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे 1 1 0 है तो ये जैसे हमने देखा इसकी जो वैल्यू है 1,3 है और ये है 3,6। तो हमें जो रो वेक्टर मिलेगा वो ऑब्वियस सी बात है वो 1 इंटू 6 मिलेगा। जो हमने देखा है रो वेक्टर को आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो एक रो वेक्टर ही मिलेगा। तो हम इसे जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 0 से इससे, तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 इंटू 0 0 आएगा, 0 इंटू 1 तो पहला जो एलिमेंट आएगा वो 1 आएगा। सिंपली 1 1 0 का अगर मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 1 0 1 इंटू 1 1 इंटू 1 और इसमें जो वैल्यूज हो जाएंगे जब ऐड करूँगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। सिंपली 1 1 0 को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसकी 1 इंटू 0 तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। सिंपली 1 1 0 को अगर फोर्थ वाले से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 1 इंटू 1 1 1 0। एंड तो जब मैसेज को फिफ्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1 और जब मैसेज जो लास्ट हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो जो आपकी U की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 0 1 1 1 0। तो ये देखोगे 1 इंटू 6 n बिट कोडवर्ड है, ये n बिट कोडवर्ड है, ये n बिट कोडवर्ड आपने इसके माध्यम से जनरेट कर दिया है। तो ये देखेंगे हम 1 0 1 1 0 जो हमने यहाँ पर भी देखा है ये इसके माध्यम से हमने जनरेट कर लिया है। तो इसको सिंपली हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हेंस द कोडवर्ड करस्पॉन्डिंग टू दिस जनरेटर मैट्रिक्स इज 1 0 1 1 0। ये 6 बिट कोडवर्ड हो गया है, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में भी देखा ये 6 बिट कोडवर्ड है। आपने मैसेज सीक्वेंस से 6 बिट कोडवर्ड जैसे मैंने पहले देखा U इक्वल टू mg के माध्यम से आप ये कोडवर्ड जनरेट कर सकते हो। समझिए आपके लास्ट जिस स्लाइड में हमने देखा था मैसेज सीक्वेंस 1 1 0 है, अगर आपने मैसेज सीक्वेंस 1 0 1 रखा है इस केस में 1 1 0 है। अगर मैसेज सीक्वेंस 1 0 1 है सिमिलरली आप उसकी करस्पॉन्डिंगली भी आप कोडवर्ड जनरेट कर सकते हो। ये सॉर्ट ऑफ आप घर पर जाके प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। अगर मैसेज सीक्वेंस 1 0 1 है सिमिलरली आपको U इक्वल टू mg का प्रयोग करना पड़ेगा। m इस केस में अब चेंज हो गया है 1 0 1 और अगर आप g से मल्टीप्लाई करेंगे इसके करस्पॉन्डिंगली आपको n बिट कोडवर्ड मिल जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी मैसेज सीक्वेंस के लिए कोई भी कोडवर्ड जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 3 बिट मैसेजेस है, इसमें आपके कितने नंबर ऑफ मैसेजेस पॉसिबल हैं? ये 3 बिट मैसेजेस है तो इसमें आपके
8 मैसेजेस पॉसिबल है। तो पहला जो सीक्वेंस होता है 001 001 सॉरी 000 001 010 011 100 101 110 111। तो आपके 8 मैसेजेस पॉसिबल, इससे करस्पॉन्डिंगली आपको 8 6 बिट कोड वर्ड मिलेंगे। तो ये जैसे 3 बिट मैसेजेस है, इसके करस्पॉन्डिंगली आपको 6 बिट कोड वर्ड मिल जाएंगे। अब जब से आप एक एक कोड वर्ड को जी से मल्टीप्लाई करोगे आपको 6 बिट कोड वर्ड्स मिल जाएंगे। तो मैंने 2 मैसेज के द्वारा आपको, एक मैसेज के द्वारा समझाया, 110 के द्वारा समझाया। सिमिलरली आप वापस जाके 101 के द्वारा से जी को मल्टीप्लाई करके भी एक अलग कोड वर्ड जनरेट कर सकते हैं। इसी के माध्यम से आप कोई भी मैसेजेस को कोड वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम डिफाइन करेंगे एक सब पार्ट ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड, जिसे हम सिस्टमैटिक लीनियर ब्लॉक कोड के माध्यम से भी जानते हैं। तो सिस्टमैटिक लीनियर ब्लॉक कोड से मेरा तात्पर्य ये है कि बेसिकली अगर आप कोई भी n डिजिट कोड वर्ड देख रहे हो, n बिट कोड वर्ड देख रहे हो जो k बिट मैसेज से जनरेट हुआ है, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा, हमने 101 को लेके एक बेसिकली कोड वर्ड जनरेट किया। तो जो हम कोड वर्ड जनरेट कर रहे हैं, हम अगर आप उसको गौर से देखोगे उसमें उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला पार्ट है वो n-k बिट्स है, जिसे हम बेसिकली पैरिटी बिट्स, जिसे हमने पहले भी डिफाइन किया है, और k बिट मैसेजेस। तो मैपिंग ऑफ n, k linear block codes from k dimensional message to n dimensional code words in such a way that a part of the sequence, जो पार्ट ऑफ द सीक्वेंस आपको मैसेज सीक्वेंस है वो रिपीट होता है कोड वर्ड में। तो सिंपली अगर मैं एग्जांपल दूं, लास्ट स्लाइड में जैसे हमने देखा, अगर आप इस कोड वर्ड को ध्यान से देखोगे, अगर आप इस कोड वर्ड को ध्यान से देखोगे, मैं इसको कलर चेंज करके बताऊंगा थोड़ा। अगर आप इस कोड वर्ड को ध्यान से देखोगे तो जो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। ये दूसरा पार्ट अगर आप देखोगे मैसेज सीक्वेंस ही है, जो m जो हमने ट्रांसमिट किया था वही है, और जो पहला पार्ट है वो k-n, और ये पैरिटी पार्ट है, p पार्ट। तो पहला पार्ट जो पहले 3 बिट्स है कोड वर्ड के वो पैरिटी वाले हैं, और जो रिमेनिंग 3 बिट है वो मैसेज बिट वापस से रेप्लिकेट हुआ है कोड वर्ड में। तो इसी हम कहते हैं सिस्टमैटिक कोड वर्ड, सिस्टमैटिक लीनियर ब्लॉक कोड, जहां मैसेज सीक्वेंस का कुछ मैसेज सीक्वेंस रिपीट होता है कोड वर्ड में। जो लास्ट की जो 3 बिट्स आप में देख रहे हैं वो एक मैसेज सीक्वेंस का ही बिट्स है। तो इसे हम सिस्टमैटिक लीनियर ब्लॉक कोड के माध्यम से भी जानते हैं। तो ये जो पहला जो n-k वो पैरिटी बिट्स है, और k बिट्स जो है वो आपका कोड वर्ड है। इसे हम सिस्टमैटिक लीनियर ब्लॉक कोड के माध्यम से जानते हैं। तो अगर जनरेटर मैट्रिक्स का फॉर्म देखोगे लीनियर ब्लॉक कोड का, तो बेसिकली हम इसको इस फॉर्म में भी देख सकते हैं। जैसे हमने देखा, जो रिमेनिंग, जैसे हमने पिछले स्लाइड में 6,3 कोड के बारे में देखा था, 3,6, तो 3 जो है रोज़ है और 6 जो है कॉलम्स है। तो आप इसको इस फॉर्म में भी डिवाइड कर सकते हो। ये जो पार्ट है आपका वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड को हम P के फॉर्म में भी लिख सकते हैं जनरेटर मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी फॉर्म हम समझेंगे इसको आगे जाके, क्योंकि आप मैसेज को जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, तो सेम मैसेज बिट्स कोड वर्ड का पार्ट बन जा रहा है। तो इसलिए हम इसको राइट साइड को जो जनरेटर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी फॉर्म में लिख सकते हैं, और लेफ्ट साइड को जो हम लिख रहे हैं उसको पैरिटी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूंगा, तो जैसे हमने देखा था सेम जनरेटर मैट्रिक्स जो हमने पिछले एग्जाम्पल में सॉल्व किया था, अगर इसमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, तो ये पार्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I3, और ये जो पार्ट है ये इसको मैं पैरिटी पार्ट के माध्यम से डिफाइन कर सकता हूँ। तो कोई भी सिस्टमैटिक लीनियर ब्लॉक कोड के जनरेटर मैट्रिक्स को आप इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। कुछ ऑथर्स इसको उल्टे फॉर्म में भी लिखते हैं, कुछ ऑथर्स इसको अपोजिट फॉर्म में भी लिखते हैं। ये जो पहला पार्ट है इसको यहाँ लिखते हैं और इस पार्ट को यहाँ लिखते हैं, बट इससे कोई रिजल्ट्स में कुछ चेंज नहीं आता है। जस्ट टर्मिनोलॉजी, कोई ऑथर्स डिफरेंट टर्मिनोलॉजी फॉलो करते हैं। इस कोर्स में और इस लेक्चर में हम ये टर्मिनोलॉजी फॉलो करेंगे, जहाँ हम पहले पार्ट को पैरिटी पार्ट में डिवाइड करेंगे और दूसरे पार्ट को आइडेंटिटी पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप कोई भी कोड वर्ड इसी माध्यम से, जैसे यू अगर कोई कोड वर्ड है करस्पॉन्डिंग टू दिस मैसेज m, आप इसको इस फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं। जनरेटर मैट्रिक्स का फॉर्म सिस्टमैटिक लीनियर ब्लॉक कोड में इस तरह का रहता है। लेफ्ट हैंड पार्ट जो रहता है वो पैरिटी पार्ट रहता है, और राइट हैंड पार्ट जो रहता है वो रहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला पार्ट। तो इसमें 3 बिट मैसेजेस थे, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का I3 लिखा हुआ है। तो इसमें जो 3 रोज 3 कॉलम्स आ जाएंगे, और पैरिटी भी आप देखोगे n-k, तो इसमें भी 3,3 है, n-k भी 3 है, तो इसमें भी जो पैरिटी वाला पार्ट है वो भी 3,3 है, और ये भी पार्ट जो है वो 3,3 है। ये पूरा मिला के बन जाता है 3 × 6 मैट्रिक्स। तो सिस्टमैटिक लीनियर ब्लॉक कोड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी कोड वर्ड U आप M और G से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और G को हमने इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप सिस्टमैटिक लीनियर ब्लॉक कोड है तो राइट साइड वाला जो होगा वो एंटिटी मैट्रिक्स होगा और लेफ्ट वाला जो होगा वो पैरिटी मैट्रिक्स होगा। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं P इंटू आई के। ठीक है, तो ये बेस जस्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ द जनरेटर मैट्रिक्स, हम इसको इस तरह समझ सकते हैं। आप जनरेटर मैट्रिक्स जो था उससे आप दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर दिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड पैरिटी वाला और राइट हैंड साइड एंटिटी मैट्रिक्स वाला पार्ट। ठीक है, ठीक। सो गिवन द मैसेज के टू प्ले, जैसे कोई मैसेज दिया हुआ है के टू प्ले मैसेजेस, जैसे के बिट मैसेजेस है, एंड द जनरल कोड वेक्टर एन टू प्ले और एन बिट एन डिजिट कोड वर्ड जो आप जनरेट कर रहे हैं, तो सिस्टमैटिक कोड वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड हैज, तो सिस्टमैटिक कोड वेक्टर यू आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लास्ट के 3 डिजिट जैसे मैंने पहले बताया वो मैसेज बिट्स होंगे, हमने एग्जांपल के द्वारा भी समझा था इसे। लास्ट के जो फ्यू डिजिट्स है वो मैसेज बिट एज इट इज रेप्लिकेट हो जाएगा, और पहले के जो फ्यू बिट्स है जो पैरिटी बिट्स है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज बिट्स होते हैं, वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज बिट्स होते हैं। जैसे आप देखोगे P1 एक लीनियर कॉम्बिनेशन है M1 इंटू P11 प्लस M2 इंटू P21 प्लस MK इंटू P21। तो आप कोई भी कोडवर्ड को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेसिकली जैसे हमने देखा कोडवर्ड को आप इस फॉर्म में लिख रहे हैं U इक्वल टू M इंटू G, M जो आपका मैसेज बिट है, G जो जनरेटर मैट्रिक्स है, और G को हमने फिर बताया कि G को आप P आई के फॉर्म में लिख सकते हैं। P जो है पैरिटी मैट्रिक्स है, आई के जो है एंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे आपने इसको इस फॉर्म में लिखा तो बेसिकली जो मैसेज बिट है जैसे एंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता है होता है, तो मैसेज बिट्स सेम कोडवर्ड का पार्ट बन जाते हैं। ये एक सिस्टमैटिक लीनियर ब्लॉक कोड का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कोई भी कोडवर्ड को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। लास्ट के फ्यू बिट्स मैसेज बिट्स और पहले फ्यू बिट्स पैरिटी बिट्स, और पैरिटी बिट्स इटसेल्फ वो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज बिट्स है। ठीक है, तो जैसे सेम 6,3 का एग्जांपल जैसे मैंने पहले बताया, जो राइट वाला पार्ट है 1000100 ये एंटिटी मैट्रिक्स है। एंटिटी मैट्रिक्स जो पहले वाला पार्ट है k इंटू एन माइनस के पैरिटी मैट्रिक्स, तो इस केस में ये 3 इंटू 3 है, ये भी 3 इंटू 3 है। अगर समझिए आपका जनरेटर मैट्रिक्स बेसिकली 3 इंटू 7 होता था, तो बेसिकली उस केस में पहला वाला पार्ट होता था 3 इंटू 4 हो जाता था, सेकंड वाला पार्ट 3 इंटू 3 होता था। ठीक है, तो इस केस में सिंपली अगर 3,6 है, क्योंकि 3 रोज है और 6 कॉलम्स है, तो बेसिकली जो पैरिटी मैट्रिक्स है वो 3,3 हो गया है और एंटिटी मैट्रिक्स भी 3,3 हो गया है, क्योंकि आप 3 बिट मैसेजेस को 6 बिट कोड वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है जनरेटर मैट्रिक्स का, जैसे मैंने पहले बताया फॉर सिस्टमैटिक लीनियर ब्लॉक कोड्स के लिए। तो कोड वेक्टर जैसे मैंने बताया, तो कोड वेक्टर U1 U2 U3 जैसे हमने बताया कि जो लास्ट के जो फ्यू डिजिट्स है वो मैसेज बिट्स एज इट इज रिप्रेजेंट हो जाएंगे। खासकर 6,3 कोड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 6,3 ये जो है ये मैसेज है, ये है आपका G और ये है आपका U इज इक्वल टू M इंटू G होता है, तो M जो है इंटू G, अगर मैंने M को G से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें कोडवर्ड मिल जाएगा। कोडवर्ड का जो लास्ट 3 डिजिट है ये मैसेज बिट C है, ये जो 3 है वो मैसेज, ये मैसेज बिट्स है, और जो पहले 3 बिट्स है कोडवर्ड के वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ G मैट्रिक्स। तो जब देखोगे ये रोज के जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है रोज के। तो जैसे पहले M1 प्लस M3, ये क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो M1 इंटू 1 M3 इंटू 1, इसलिए पहला कोडवर्ड आपको U1 M1 इंटू, सेकेंड कोडवर्ड सिमिलरली जैसे सेकंड कोडवर्ड है 1 है यहाँ पर और 1 है, तो M1 इंटू 1 M2 इंटू 1 M3 इंटू 0, इसलिए M1 प्लस M2 आ रहा है। सिमिलरली थर्ड वन में देखो M2 प्लस M3, तो यहाँ पहला में 0 तो M1 0, M1 इंटू 0 0, M2 इंटू 1 M2 आ रहा है और M3 इंटू 1 M3 आ रहा है। तो आप हर एक कोडवर्ड को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लास्ट के 3 डिजिट्स जो है वो मैसेज बिट एज इट इज रेप्लिकेट हो जाते हैं, क्योंकि आप एंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और पहले वाले जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ रोज ऑफ द G मैट्रिक्स है, जैसे हमने पहले भी देखा है। अब हम एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, पैरिटी चेक मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है मैट्रिक्स है जो आपको बताता है कि आपका कोड जो आपने ट्रांसमिट किया है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो ये बेसिकली इट चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द कोड वर्ड व्हाट
you have transmitted। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैट्रिक्स है, इसे हम जी मैट्रिक्स के माध्यम से डिराइव कर सकते हैं। तो जो पैरिटी चेक मैट्रिक्स इज यूज्ड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द कोड वर्ड रिसीव्ड इन द रिसीवर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने कोई भी कोड वर्ड समझे यू भेजा है ट्रांसमीटर से, वो आपको रिसीव हुआ है एज अ आर एट द रिसीवर, आप कैसे पता लगाएंगे जो आपको कोड वर्ड मिला है आर वो सही कोड वर्ड है कि करप्टेड कोड वर्ड। करप्टेड इन द सेंस ऑफ इट, चैनल की वजह से उसमें कुछ बिट फ्लिप्स हुए हैं, कुछ डिस्टॉर्शंस आए हैं, इसकी वजह से जो आपने ट्रांसमिट किया है कोड वर्ड वो रिसीवर पे आके क्या करप्ट हो चुका है कि सेम है। तो वो बेसिकली पैरिटी चेक मैट्रिक्स की वैलिडिटी चेक करता है रिसीवर पे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैट्रिक्स है। लेट यू बी द वैलिड कोड वर्ड जनरेटेड बाय द जनरेटर मैट्रिक्स जी। जैसे हमने पहले देखा कि आपने एक यू मैसेज बिट को जी से मल्टीप्लाई करके आपने एक कोड वर्ड जनरेट कर लिया है, तो वो आपने ट्रांसमिट किया है। तो अब हम जो एच है, जो पैरिटी चेक मैट्रिक्स जिसे हम एच से डिनोट करेंगे, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपका यू एक वैलिड कोड वर्ड है, जैसे आपने एच ऑफ ट्रांसपोज से उससे मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी 0 वेक्टर हो जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने कोई वैलिड कोड वर्ड ट्रांसमिट किया और अगर आपने उसे पैरिटी चेक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, उसकी आउटपुट में जो आपको मिलेगा वो 0 वेक्टर मिलेगा। Then H can be used as a parity check matrix. If U is not a valid code word, then UH transpose is not equal to 0. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेसिकली मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर U एक, इसमें अलग कलर से डिनोट करूंगा, मेरा कहने का तात्पर्य अगर U एक वैलिड कोड वर्ड है तो UHT की जो वैल्यू होगी वो 0 वेक्टर हो जाएगी। ठीक है। अगर U इनवैलिड कोड वर्ड है या करप्टेड कोड वर्ड है, ठीक है, जो आपको रिसीव हुआ है वो करप्टेड कोड वर्ड है, तो UHT की वैल्यू 0 नहीं होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली अगर हम U की, जैसे U को हमने U इक्वल टू mg होता है उसके माध्यम से अगर सब्स्टिट्यूट किया, अगर ये U वैलिड कोड वर्ड है तो बेसिकली इसको हम इस फॉर्म में जैसे UH ट्रांसपोज इक्वल टू mg H ट्रांसपोज, क्योंकि U इक्वल टू mg है तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि मैसेज वेक्टर जो है वो आपका बेसिकली 0 हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, तो बेसिकली GH ट्रांसपोज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर मैसेज वेक्टर ऑलरेडी 0 है तो ऑब्वियसली आपका आउटपुट 0 ही होगा। अगर मैसेज वेक्टर 0 नहीं है तो यानी इन द केस ऑफ इट GH ट्रांसपोज आपका वैल्यू 0 होगा। तो इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं ये 0 है तो हमें G की वैल्यू पता है। G मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी देखा है सिस्टमेटिक लीनियर ब्लॉक कोड में, पहला पार्ट P है और सेकंड पार्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके माध्यम से हम H मैट्रिक्स का डेरिवेशन कर सकते हैं। अगर हमें G पता है तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करके 4.17 का यूज़ करके GH मैट्रिक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो G मैट्रिक्स जैसे हमने डिफाइन किया था, G की वैल्यू हमने जो डिफाइन की थी वो है P और I जो था वो K इंटू K था और P था K इंटू N माइनस K। सिमिलरली हम H मैट्रिक्स को भी इसके माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं। तो हाउएवर G इज इक्वल टू P इंटू I के, जैसे मैंने बताया, हेंस H ट्रांसपोज आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो H की जो वैल्यू होगी आप उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, I N माइनस K इंटू P। जो H ट्रांसपोज है आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमें G पता है तो हम G का यूज़ करके H को इस तरह से लिख सकते हैं, और H की जो वैल्यू होगी वो ये है, H ट्रांसपोज की जो वैल्यू वो ये है। H इज एन N माइनस K इंटू N मैट्रिक्स। अगर G आपकी जो मैट्रिक्स है वो K इंटू N है तो H की जो मैट्रिक्स है आपकी, उसकी जो साइज़ होगी वो N माइनस K इंटू N होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके। और 0 जो साइज है वो ऑब्वियसली बात है K इंटू N माइनस K इज ऑल जीरोस मैट्रिक्स, जो हमने लास्ट स्लाइड में डिफाइन किया था। अगर U एक वैलिड कोड वर्ड है, अगर एक U एक वैलिड कोड वर्ड, तो U को जब HT से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू 0 होगी। अगर U एक वैलिड कोड वर्ड नहीं है तो U को अगर जब HT से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। उसका यूज़ करके हमने दिखाया कि mg इंटू HT इज इक्वल टू 0 और G इंटू H ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। जब हमें G पता है तो हम H ट्रांसपोज की वैल्यू इस माध्यम से निकाल सकते हैं, और H ट्रांसपोज निकालने के बाद ऑब्वियसली बात है हम H की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और H जो मैट्रिक्स है उसकी जो साइज़ होगी वो N माइनस K इंटू N होगी, वो हमने यहाँ दिखाया है।
ठीक है। सो व्हाट विल बी द पैरिटी चेक मैट्रिक्स फॉर दिस, हमें वो निकालना है। तो जैसे हमने देखा है, तो व्हाट विल पैरिटी चेक मैट्रिक्स फॉर दिस, तो हमें जी की वैल्यू पता है, और बेसिकली जी को जैसे हमने पहले देखा है कि ये जो ये है ये पी मैट्रिक्स है, ये आई मैट्रिक्स है, और इसमें आई की वैल्यू 3 × 3 है, पी की वैल्यू भी 3 × 3 है, और एच जो हमने देखा पहले लास्ट स्लाइड में, एच की जो वैल्यू है वो आई n-k पी ट्रांसपोज है। तो आई n-k इस केस में भी 3, 3 हो जाएगा, तो आई 3, 3 ये भी P3, 3 पी ट्रांसपोज भी 3, 3, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो H की जो वैल्यू है आई n-k इंटू पी ट्रांसपोज, तो आई जो 1 0 0, तो यहाँ पर आप देखोगे ये आई मैट्रिक्स हो गया 3, 3, ये P ट्रांसपोज, ये P मैट्रिक्स है, तो P ट्रांसपोज 3, 3, 1 1 0 जो है यहाँ पर वो एज अ कॉलम आ गया, 0 1 1 जो है वो एज अ कॉलम आ गया, 1 0 1 एज अ कॉलम आ गया, जिसके माध्यम से हम H निकाल सकते हैं। और H को जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हम उसका बेसिकली H ट्रांसपोज इस माध्यम से निकाल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल के द्वारा हमने ये दर्शाया है, जब आपको G पता है तो आप H इस फॉर्म में निकाल सकते हैं, और H का आप उपयोग करके रिसीवर पे ये पता कर सकते हैं कि जो आपने कोडवर्ड ट्रांसमिट किया है ट्रांसमीटर में वो एक वैलिड कोडवर्ड है कि वो एक करप्टेड कोडवर्ड है, चैनल के द्वारा करप्ट हो चुका है, वो एक करप्टेड कोडवर्ड है रिसीवर पे, ये एक वैलिड कोडवर्ड है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं थोड़ा समराइज़ करने का प्रयत्न करूं तो बेसिकली हमने अभी तक जो देखा है उसमें हमने ये देखा है कि आप बेसिकली कोई भी मैसेज बिट है, जैसे हमने 3 बिट मैसेजेस बिट्स देखे, उससे आप एक कोडवर्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक जनरेटर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद। जैसे आपने एक m को g से मल्टीप्लाई किया, आपने u जनरेट किया, u जो है वो n बिट कोडवर्ड या n डिजिट कोडवर्ड है, उसे आपने ट्रांसमिट किया, आपने रिसीवर पे कुछ रिसीव किया, आप रिसीवर पे जब उस कोडवर्ड जो आपने रिसीव किया उसे एक H ट्रांसपोज जो एक पैरिटी चेक मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई किया, अगर आउटपुट 0 आ रहा है जो आपने रिसीव किया वो सही कोडवर्ड है, अगर आउटपुट 0 नहीं आ रहा है जो आपने रिसीव किया वो गलत कोडवर्ड है, ये बेसिकली वो बताता है। तो ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ पैरिटी चेक मैट्रिक्स का ये बेसिकली उपयोग है कि आप एक करेक्टनेस ऑफ द ट्रांसमिटेड कोडवर्ड को चेक कर सकते हैं रिसीवर पे। ठीक, तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं एक और। Consider the linear block code with the code word defined by M1 plus M2 plus M4 plus M5, ये एक फॉर्म है, M1 plus M3 plus M4 ये एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है, और ये। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे U को, तो बेसिकली आप देखोगे जो लास्ट के 5 डिजिट्स है वो सेम मैसेज डिजिट्स या बिट्स हैं। तो बेसिकली इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि ये सिस्टमैटिक कोड है, क्योंकि मैसेज के जो बिट्स है वो वापस से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कोडवर्ड में, तो बेसिकली वो 5 मैसेज बिट्स है। तो यू के जो फॉर्म है वो सिस्टमैटिक है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपके जो मैसेज बिट्स है वो रेप्लिकेट हो रहे हैं रिसीवर पे। अब हमें इसमें और क्या निकालना है कि आपको जनरेटर मैट्रिक्स निकालना है, पैरिटी चेक मैट्रिक्स निकालना है, और n और k की वैल्यू भी निकालनी है। तो n और k की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं इस केस में, क्योंकि अगर u की आप वैल्यू देखोगे तो ये पहला बिट है, सेकंड बिट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो जैसे मैंने बताया था कि u की जो पहले जो फ्यू बिट्स होते हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ द जी मैट्रिक्स। तो u को हमने इस फॉर्म में लिखा था, अगर आपको याद होगा, u = m × g। ठीक है, तो U जो है बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशंस, तो पहले फ्यू बिट्स है वो लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ रोज ऑफ द जी मैट्रिक्स है, और जो 5 बाद बाकी जो बिट्स है वो बेसिकली वो मैसेज बिट्स एज इट इज रेप्लिकेट हो जाते हैं रिसीवर पे। तो हमें U ये दिया हुआ है, हम इसके माध्यम से हमें पहले जनरेटर मैट्रिक्स निकालना है और पैरिटी चेक निकालना और n और k की वैल्यू निकालना। n और k की वैल्यू आप काफ़ी सिंपली समझ सकते हैं। k की वैल्यू तो ऑब्वियसली बात है 5 है, क्योंकि आपके 5 मैसेज बिट्स सेम के सेम रेप्लिकेट हो गए, और n की वैल्यू आप देखोगे 4 + 5 9 है। तो बेसिकली ये जो कोड है वो 9,5 कोड है। तो n की वैल्यू 9 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो k की वैल्यू बेसिकली 5 है और n की वैल्यू 9 है। अब हम इसे जनरेटर मैट्रिक्स इसका हमें निकालना है, और उसके बाद हमें इसे पैरिटी चेक मैट्रिक्स निकालना है। तो जनरेटर मैट्रिक्स किस तरह निकालेंगे, तो मैं इसको एक बार सॉल्व करूँगा। जैसे u की वैल्यू आपको जो दी हुई है वो m1 + m2 + m4 + m5 + m4 + m5 है,
और सेकेंड वाला जो बिट दी हुई M1 M3 M4 M5, सेकेंड दी हुई M1 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 और थर्ड वाली बिट जो दी हुई M1 M2 M3 M5, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M5 और फोर्थ वाली जो बिट दी हुई है वो दी हुई M1 M2 M3 M4, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 और उसके बाद मैसेज बिट रिपीट हुई है M1 M2 M3 M4 और M5। तो ये बेसिकली आपके 9 बिट कोडवर्ड जो हमने देखा है। तो अगर इसका जैसे हमने देखा U इक्वल टू M इंटू G और हमें पता है कि जो U की जो U है जो वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ द जनरेटर मैट्रिक्स है। तो बेसिकली M जो मैसेज वेक्टर है मल्टीप्लाइड बाय G, तो हम जो G है उसे बेसिकली आराम से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो है तो पहला जो बिट है M1 M2 M4 M5 है, तो M1 में 1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। सेकेंड वाले में भी 1 आएगा। M3 की वैल्यू 0 है तो 0 आ जाएगी और ये इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ। सिमिलरली सेकेंड वाले बिट में M1 1 है, M2 है नहीं तो M2 की वैल्यू 0 आ जाएगी और ऑब्वियस सी बात है M4 और M5 दोनों हैं तो बेसिकली तो M3 भी है, M4 भी है, M5 भी है। सिमिलरली थर्ड वाले में देखो M2 M1 M2 M3 M5, तो M1 भी है, M2 भी है, M3 भी है बट M4 की वैल्यू 0 है तो ये M5 भी है। और लास्ट वाले में देखेंगे तो हम जो बेसिकली M1 M2 M3 M4 चारों है बट M5 नहीं है तो 1 1 1 1 और 0 और फिर बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये आपकी जो पैरिटी मैट्रिक्स आ जाएगी P, ठीक है। तो P की जो वैल्यू है 5 इंटू 4 क्योंकि K इंटू N माइनस के की वैल्यू 4 है और फिर आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो रिपीट हो जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो सिंपली लिख सकते हो 1, तो मैं इसको दूसरे कलर से डिनोट करूँगा ताकि आपको थोड़ा आसानी हो समझने में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं बस इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ 1 0 0 0 0, ये 5 क्रॉस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। तो ये आपकी जो कंप्लीट हो जाएगी ये आपकी G मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से मैं G मैट्रिक्स निकाल सकता हूँ फॉर अ गिवन कोडवर्ड। तो जो ये कोडवर्ड के लिए जो मैंने देखा U के लिए ये इसका जनरेटर मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये जो है जैसे मैंने बताया ये 5 क्रॉस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स और पूरी मैट्रिक्स का जो साइज़ है वो है 5 इंटू 9। तो इस माध्यम से मैं G मैट्रिक्स को लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा, अगर आप देखोगे तो कंपेयर करोगे G को वहाँ से तो ये सेम चीज़ आपको यहाँ नज़र आएगी। ठीक है, तो जब हमें G मैट्रिक्स पता चल गया हम बेसिकली H ट्रांसपोज भी आराम से निकाल सकते हैं। और जैसे हमने देखा H ट्रांसपोज जो है वो बेसिकली I N माइनस के और सॉरी जो H ट्रांसपोज है उस आई एन माइनस के बाई पी है, सॉरी आई एन माइनस के बाई पी है। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब हमें G पता चल गया है, हमें I ऑलरेडी पता है और P भी हमें ऑलरेडी पता है, जैसे हमने देखा लास्ट स्लाइड में ये P पार्ट है और उसका यूज़ करके हम H आई टी की वैल्यू इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो H की वैल्यू पहले हम निकाल देंगे इस फॉर्म में और H ट्रांसपोज बेसिकली इसका ट्रांसपोज है। तो जैसे हमें G पता है ऑलरेडी तो हम H ट्रांसपोज आराम से निकाल सकते हैं। आई एन माइनस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एन माइनस की जो वैल्यू है वो ये है I 4, 4, ठीक है। और ये हो जाएगी आपकी P की वैल्यू, P ट्रांसपोज है तो P की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बेसिकली आपकी जैसे हमने देखा था ये P की वैल्यू जो है इस केस में वो है 4,5 हो जाएगी, सॉरी P की वैल्यू 4,5 हो जाएगी। तो बस इसी का उपयोग करके हम H ट्रांसपोज की वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हैं। आप उल्टा भी कर सकते हो, पहले H ट्रांसपोज निकाल लो फिर H निकाल लो, या तो फिर पहले आप H निकाल लो फिर H ट्रांसपोज निकाल। तो H ट्रांसपोज का जैसे हमने देखा था H ट्रांसपोज का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है I N माइनस के P। तो बेसिकली इसका उपयोग करके आप H ट्रांसपोज निकाल सकते हो, फिर आप H निकाल सकते हो, या तो फिर आप पहले H निकालो फिर H ट्रांसपोज निकालो। और K की जैसे मैंने बताया N की वैल्यू 9 है और K की वैल्यू
5 है। तो इसके एग्जाम्पल के माध्यम से हमने देखा कि आप कैसे एक मैसेज सीक्वेंस के आपको अगर आपको कोडवर्ड दिया हुआ है उसका उपयोग करें, कैसे आप जनरेटर मैट्रिक्स, पैरिटी चेक मैट्रिक्स और एन और के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ा। हमने देखा कि आप कैसे बेसिकली एक कोडवर्ड को किस तरह से रियलाइज़ कर सकते हो जनरेटर मैट्रिक्स के माध्यम से और मैसेज बिट सीक्वेंस के माध्यम से। आप जनरेटर मैट्रिक्स से कैसे आप पैरिटी चेक मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हो और पैरिटी चेक मैट्रिक्स के माध्यम से आप कैसे पता कर सकते हो कि वैलिड कोडवर्ड है कि इनवैलिड कोडवर्ड है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।